बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है एसी थ्रू रेजिस्टर्स। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है और उसे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है या उसको हम एसी सर्किट में लगाते हैं तो उसका उस पर क्या असर होगा, अल्टरनेटिंग करंट का उस पर क्या असर होगा। ठीक है, तो देखते हैं AC through resistor. Consider resistor connected to the alternating voltage source supply as shown in the figure. हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सोर्स साइन है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है इन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पर ये VVM साइन ओमेगा टी हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मतलब अटैच किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होगा इस रजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो V हमारे पास बराबर है VM साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 1 नाम हमने दिया है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V इज इक्वल टू IR एंड VM इज इक्वल टू IMR। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाता है, वो बन जाता है IM साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अगर हम यहाँ पर IR को पुट करते हैं और यहाँ पर VM IR को पुट करते हैं, R और R क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है रेजिस्टर के लिए और ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है रेजिस्टर्स के लिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ द वोल्टेज एंड द करंट आर इन द सेम फेज एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी है। याद रखिए कि वेव एनालिसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास ये टर्म होता है, ये टर्म होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी, और इसमें फिर सबसे अहम जो चीज़ होती है वो हमारे पास ये एंगल होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम फेस कहते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर ओमेगा टी है तो यहाँ पर ओमेगा टी है। तो ये जो हमारे पास जो वेव आएगा इन दोनों करंट के, अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का रजिस्टर में, वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, ये तो बस वैल्यूज़ है, ये मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं, I और V मुख्तलिफ हो सकते हैं और VM और IM मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 10 है तो ये 2 हो सकता है, ये 100 है तो मतलब ये 5 हो सकता है। वो असल चीज़ नहीं है, वो उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर्किट एनालिसिस में और ख़ासकर वेव एनालिसिस में, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट्स में, वो हमारे पास ये टर्म होता है। अगर ये टर्म दोनों के सेम है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इन द सेम फेज है। मतलब है इसका जो वेव होगा वो क्या होगा, वो एक ही जगह से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। अब हमारे पास इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में हमारे पास दो वेव्स हैं। एक वेव है हमारे पास वोल्टेज और दूसरा हमारे पास करंट है। ये डॉटेड जो रेड लाइन है हमारे पास, ये हमें करंट बताता है और ये जो ब्लैक ग्राफ है ये हमारे पास, ये हमें वोल्टेज बताकर क्या करता है, बताता है। ठीक है, शो करता है। अब देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बात बताई कि ये दोनों, उसका जो दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, यानी सेम फेज है। इसका मतलब ये है कि ये एक जगह से शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ से एक जगह पर ये दोबारा 0, फिर यहाँ पर मैक्सिमम, और इस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू मुख्तलिफ है, लेकिन जो फिगर है, जो शेप है, वो दोनों सेम है। एक जगह से स्टार्ट हो रही है, एक जगह पर इंक्रीज हो रही है, एक जगह पर फिर 0 हो रही है, यहाँ पर एक फिर मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर 0, और इस तरह ये आगे जाती है। तो दोनों का जो वेव शक्ल है, वेव फॉर्म है, वो दोनों क्या है, वो सेम है और दोनों एक जगह से शुरू होती है और एक जगह पर क्या होती है, वो ख़त्म होती है। ठीक है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू में फ़र्क होता है कि अगर वो 10 है तो ये 5 हो सकता है, अगर वो 100 है तो ये 10 हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो सकती है और करंट कम, लेकिन इसका जो वेव शेप है, वो वेव शेप हमारे पास क्या होगा, वो सेम होगा। तो याद रखिए कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और वो रजिस्टर में अप्लाई हो रहा है, तो रजिस्टर में हमारे पास वोल्टेज
और करंट जो है वो दोनों सेम फेज में होंगे एंड देयर फेज विल बी सेम एंड देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। ये आपने याद रखनी है। अगर हम इसको फेजर डायग्राम पे अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास ये जो फिगर है ये हमारे पास आता है। ये हमारे पास एक करंट है और इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास फेजर डायग्राम में फेजर वेक्टर है, वोल्टेज के लिए है, ठीक है, और ये हमारे पास करंट के लिए, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि इसमें ये पैरेलल है, इसके दरमियान जो एंगल है वो 0 है और देयर इज नो फेज डिफरेंस। इसमें जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, वो हमारे पास इसमें नहीं है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो वेक्टर्स है इसका साइज मुख्तलिफ हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा कम हो सकती है, करंट का हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी इस डायरेक्शन में है। इसका जो वोल्टेज का वैल्यू है आप देख सकते हैं, नीचे इसका एक वेक्टर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। तो साइज में कम ज़्यादा हो सकते हैं कि ये ज़्यादा हो सकते हैं, ये कम हो, ठीक है, लेकिन जो शेप है और जो उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, वो सेम है। तो दोनों इसी एक्स डायरेक्शन में आपके पास है। ये हमारे पास फेजर वेक्टर है, फेजर डायग्राम है उसका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पावर लॉस इन रेजिस्टर। अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है और वो रेजिस्टर से पास हो रहा है और उसको हमने अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई किया है और हमने उसको कनेक्ट किया है, तो हमारे पास रेजिस्टर में पावर लॉस अगर होता है करंट की वजह से, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, उसको हम क्या करते हैं, अभी चेक करते हैं कि कितना पावर लॉस हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वो होता है, ठीक है। इन एसी सर्किट एनालिसिस वी यूज्ड एवरेज पावर लॉस। तो ये हमारे पास रिलेशन है, P is equal to VI पावर के लिए। In AC circuit analysis we used average power loss। AC सर्किट एनालिसिस में हम एवरेज पावर लॉस क्या करते हैं, यूज करते हैं। एवरेज मैंने आपको बताया था क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल करंट है, और ये टाइम के साथ वेराई करते ही, इंक्रीज और डिक्रीज उसमें आते हैं। तो इसलिए अगर एक चीज़ है और उसकी मतलब एक पैरामीटर है, कोई क्वांटिटी है और उसकी वैल्यूज चेंज होती जाती है, तो वहाँ पर हम एग्जैक्टली वैल्यू को नहीं लेते और न ले सकते, फिर वहाँ पर हम उस चीज़ की क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यूज लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर तमाम जो वैल्यूज होंगी वो एवरेज वैल्यू होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसका एवरेज लिया है। ये जो आप देखते हैं दोनों साइडों से जो ब्रैकेट टाइप की चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज, और इसको हमने वी आई लिया। यहाँ पर वी की वैल्यू आपने पुट कर दी है, वी एम इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमने वहाँ से पुट की है, वी एम को इसके साथ कर दिया, आई एम को इसके साथ कर दिया, और साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और वी एम और आई एम चूँकि कांस्टेंट है, ये मतलब पीक वैल्यू है वोल्टेज और करंट की, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, आप इसको बाहर निकालें तो हमारे पास आ जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू वी एम आई एम और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है और अक्सर बुक्स में इसको डायरेक्टली दिया गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 के बराबर है। अब ये किस तरह बराबर है, हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। एज वी नो दैट द रेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज फ्रॉम +1 to -1। साइन ओमेगा टी की जो साइन ओमेगा टी है और काज ओमेगा टी है, काज थीटा और साइन थीटा की जो रेंज है वो हमारे पास +1 और -1 के दरमियान है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास साइन थीटा है और थीटा को आप मुख्तलिफ वैल्यूज देते हैं, फॉर एग्जांपल आप देते हैं, आप 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 और इसका आप टेबल बना दें। 0 के लिए साइन 0 इज 0 और इस तरह 1 के लिए फिर एक खास वैल्यू होगी, 2 के लिए होगी ना, फिर 90 तक जाएं, फिर 270 और इस तरह फिर 360, आप 1000 तक आप साइन को वैल्यूज दें। तो आपको पता चलेगा जब आप उसकी जो वैल्यू देखेंगे साइन 1000 और इस तरह साइन 90 और इस तरह मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी, आप साइन की जो रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि साइन की जो हमारे पास वैल्यूज होगी वो 3 वैल्यूज होगी। एक मैक्सिमम हमारे पास 1 होगा। याद रखिए कि साइन और काज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं होती। आप साइन 1 लाख करा दे, आप साइन 1 मिलियन करा दे, जो भी कराएंगे तो आपके पास जो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 होगी और 1 से कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो कम से कम वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास -1 आएगी,
ठीक है, -1 से -1.5 -1.1 -1.00 वगैरह ये नहीं होगी, बल्कि -1 होगी। तो ये हमारे पास साइन और कास की जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम है, और एक हमारे पास जीरो भी आएगा जिस तरह साइन 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आएगी, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम और ये एवरेज दरमियान में उसकी वैल्यू है। अब अगर हम ये तो साइन और कास की हम बात करते हैं, अब अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो फिर क्या होगा? अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, और इसका मतलब भी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाता है, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी एक 1 मौजूद है, तो आप इसको फिर नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास अब 2 वैल्यूज, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो रेंज होगा वो 1 और 0 होगा। आप अगर फिर इस तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप साइन को मुख्तलिफ वैल्यू देंगे, और आप अगर साइन स्क्वायर को आप मुख्तलिफ वैल्यू देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा और कम से कम 0 आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर हम साइन स्क्वायर की हम यहाँ पर एवरेज देते हैं, तो हम इसका एवरेज लेंगे। हमारे पास उसका मैक्सिमम वैल्यू है 1 और इसका मिनिमम वैल्यू है अब 0। ठीक है, अब आप इसका साइन स्क्वायर हैज द रेंज प्लस, सो साइन स्क्वायर हैज द रेंज 1 एंड 0, सो इट्स एवरेज वैल्यू इज, इसका एवरेज वैल्यू लेंगे तो आप इन दोनों को जमा करेंगे, 1 + 0 और 2 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज में हम दो टर्म्स अगर लेते हैं तो 2 पर डिवाइड करेंगे, 3 लेंगे तो 3 पर डिवाइड करेंगे। हमने इसको डिवाइड करते, हमारे पास जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है वो हमारे पास बराबर आ गया 1/2 के। ठीक है, सो इक्वेशन 3 भी हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास एवरेज पी इज इक्वल टू वी एम आई एम मल्टीप्लाई बाई 1/2। 1/2 को हम इस तरह पर लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 को हम √2 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वी एम, ये इसके साथ इसके नीचे लिखे और इसको इसके नीचे लिखे, हमारे पास आ जाएगी वी एम डिवाइड बाई √2 और आई एम डिवाइड बाई √2। तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस, और क्योंकि वी आर एम एस हमारे पास बराबर है, और वी आर एम एस हमारे पास बराबर है वी एम डिवाइड बाई √2 और आई आर एम एस हमारे पास बराबर है आई एम डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर लॉस है वो हमारे पास ये इसके बराबर है। तो याद रखिए कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर है और उससे एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, तो उसमें जो क्या होगी, वो पावर लॉस होगी, वो हमारे पास वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस के बराबर होगी। ठीक है, तो ये पावर लॉस तो लाजमी होगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, फिर इनके कैपेसिटेंस और फिर इंडक्टेंस पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।